नमस्कार, स्वागत आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। कतर पर इजरायली हमले के बाद मुस्लिम देशों का जुटान पश्चिमी देशों को एक संदेश दे रहा है, क्योंकि मीटिंग में कई ऐसे देश भी शामिल हो रहे हैं जो इजराइल से नज़दीकी बढ़ाने के लिए कभी राजी हुए थे। और ऐसे में अरब इस्लामिक समिट से निकला संदेश काफ़ी कुछ तय करने वाला है। दोहा, कतर की राजधानी, जहां से आज से अरब इस्लामिक समिट की शुरुआत हो चुकी है और इसमें 50 से ज़्यादा मुस्लिम मुल्क इकट्ठा हो रहे हैं। दोहा पर इजरायली हमले के बाद ये पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम देश एक साथ बैठेंगे और यहाँ से निकला हुआ मैसेज इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका को भी बेचैन कर सकता है। इजराइल ने गाजा में जो किया उससे तो पहले ही मुस्लिम देश खफा चल रहे हैं, लेकिन कतर में अटैक के बाद हालात बिल्कुल उलट हो चुके हैं। दूसरी तरफ यूएन में पाकिस्तान का नाम लेकर जिस तरह से इजराइल ने फटकार लगाई, उससे कई देशों की बेचैनी भी बढ़ चुकी है। कतर पर इजरायली हमले ने अमेरिका का साथ देने वाले खाड़ी अरब देशों को भी एकजुट होने पर यूं कहें कि मजबूर कर दिया है। इससे संयुक्त अरब अमीरात यूएई और इजराइल के रिश्तों में और तनाव बढ़ गया है, जिन्होंने 2020 में आपसी संबंध सामान्य किए थे। किसके जरिए? अब्राहम अकॉर्ड के जरिए। अब ये इमरजेंसी शिखर सम्मेलन जो हो रहा है, अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी के सदस्यों को एक मंच पर लेकर आ रहा है और इसमें विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई है। कब हुई है? ये रविवार को हो गई। इसमें एक मसौदा जो है बुलाया गया जिस पर चर्चा की गई और अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गैत ने अशरक अल अवसत अखबार से कहा है कि ये जुटान एक संदेश है कि कतर अकेला नहीं है, अरब और इस्लामिक देश उसके साथ खड़े हुए हैं। नेतन्याहू का अल्टीमेटम भी इस बीच सामने आया। 9 सितंबर के हमले पर जब मुस्लिम देशों ने इजराइल को घेरना शुरू किया तो बेंयामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि दुश्मन जहां भी छिपे होंगे हम उन पर वार करेंगे ही करेंगे। कतर की सरकार को यह चेतावनी भी दी गई नेतन्याहू की तरफ से कि या तो हमास नेताओं को वहां से निकाल दो या उन्हें न्याय के कटघरे में लेकर आओ, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो फिर हम करेंगे। और हमने करा भी। कतर लगभग 2 साल से जारी गाजा युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में लगा हुआ है और कतर ने इजराइल पर शांति की संभावनाओं को खत्म करने के आरोप भी लगाए। दरअसल कतर में दोहा में जहां पर अटैक किया गया इजराइल की तरफ से, वहां पर हमास के नेता मौजूद थे और हमास के नेता जो मौजूद थे वो बातचीत इस बात को लेकर कर रहे थे कि कैसे भी युद्ध विराम हो जाए और उसमें अगर बंधकों को छोड़ना है, जो अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव आया था, वो उस प्रस्ताव पर क्या किया जाए। लेकिन इस बीच अटैक कर दिया जाता है इजराइल की तरफ से, इसलिए कतर ये आरोप लगा रहा है। लेकिन यूएई भी नाराज है, अमेरिका का सहयोगी है, कतर भी सहयोगी है, लेकिन अमेरिका का सहयोगी और अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल से जो ताल्लुकात हैं उसको सामान्य करने वाला यूएई देश जो है वो भी इस हमले से नाराज है। शुक्रवार की बात है, उसने इस मुद्दे पर इजराइल के डिप्टी एम्बेसडर को तलब भी कर लिया था और नेतन्याहू के हालिया बयानों को शत्रुतापूर्ण बताया है। यूएई कह रहा है कि कतर की स्थिरता जो है खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के सभी सदस्य देशों जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, इसकी सुरक्षा और स्थिरता का अभिन्न हिस्सा है। इधर डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के हमले पर नाखुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि इस कदम से न तो इजराइल और न ही अमेरिका के टारगेट्स आगे बढ़े हैं। ट्रंप ने कतर को करीबी सहयोगी बताया जो कि शांति लाने की कड़ी कोशिश में लगा हुआ है और यह भी कहा कि हमास को खत्म करना एक सराहनीय लक्ष्य जरूर है। हमले के बाद उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से यह कहा कि ऐसी घटना दोबारा उनकी ज़मीन पर नहीं होगी। तो क्या ट्रंप इस बात की गारंटी दे रहे हैं? सवाल ये भी है क्यों? क्योंकि इजराइल जो है वो जो भी कदम उठाता है, ऐसा होता नहीं कि अमेरिका को उसकी खबर ना हो। तो क्या डबल गेम चल रहा है अमेरिका की तरफ से? नेतन्याहू ने दरअसल शनिवार को यह कहा कि कतर में रह रहे हमास नेताओं को हटाना उन बंधकों की रिहाई का मुख्य अवरोध या बैरियर जो है उसको दूर करने का काम करेगा, जिन्हें अभी गाजा में कैद करके रखा है, और उस युद्ध को खत्म करने का रास्ता खोलेगा जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों से शुरू किया गया था।
लेकिन मुस्लिम देश जो हैं इजराइल को वैसे भी पसंद करते नहीं हैं। 2020 में हालांकि ऐसा वक्त आया जब अमेरिका के दबाव या उसकी कोशिशें जो भी मान लीजिए, कुछ अरब देशों ने पहली बार इजराइल को मान्यता दी। ये अब्राहम अकॉर्ड के जरिए दी गई और उसके साथ रिश्ते बनाए, समझौता किया गया। इसे ही अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब क्या स्थिति हो रही है? अब दोहा में हमास नेताओं को जो निशाना बनाकर इजराइल ने हमले किए, तो एक बार फिर से ये डोर टूटती नजर आ रही है। अरब देश अब नेटो जैसा एक मिलिट्री अलायंस बनाने तक में जुट गए हैं, और मिलिट्री अलायंस बनेगा तो किसके खिलाफ बनेगा ये भी आपको मालूम है। दरअसल जिस अब्राहम अकॉर्ड की बात की जाती है, तो इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और बहरीन ने अमेरिका में जाकर दस्तखत किए थे। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसके बाद मोरक्को, ये 2020 में हुआ था, ठीक है, और इसके बाद फिर मोरक्को और सूडान जैसे देश भी इसमें जुड़ते चले गए। इस पहल में ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर ने अहम भूमिका निभाई थी। अब समझौता अहम क्यों है? क्योंकि 25 साल बाद किसी अरब देश ने इजराइल को मान्यता देने का काम किया था, और इसीलिए इसे बहुत बड़ा कदम उस वक्त माना गया। और सबसे बड़ा तोहफा इजराइल को यूएई से रिश्ता मिलने का था, क्योंकि तेल कारोबार की दुनिया में वो बड़ी ताकत है ही, और पूरे खाड़ी क्षेत्र पर उसका असर भी है। और रिश्तों से व्यापार, सुरक्षा, रक्षा, टेक्नोलॉजी के दरवाजे भी खुले हैं इजराइल के लिए। अब फिलिस्तीन पर भी असर हो सकता है। कैसे? फिलिस्तीन का ये कहना था कि अरब देशों ने उन्हें धोखा देने का काम किया है, क्योंकि पहले यह तय किया गया था कि जब तक फिलिस्तीन को आज़ाद मुल्क का दर्जा नहीं मिलता है, तब तक कोई भी अरब देश इजराइल से अपने ताल्लुकात, रिश्ते सामान्य नहीं करेगा। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड ने इस पुराने टैबू को तोड़ दिया। अब अभी हालात कैसे हैं? तो शुरुआत में रिश्ते मजबूत हुए, लेकिन अब हालात बिगड़ने लगे हैं। क्यों बिगड़ने लगे हैं? क्योंकि कतर के दोहा में जो कुछ हुआ उससे हालात बिगड़ रहे हैं। यूएई ने तो चेतावनी दे दी है कि अगर इजराइल वेस्ट बैंक में और ज़मीन कब्जा करके बसाहट बनाएगा तो यह अब्राहम अकॉर्ड की भावना के खिलाफ होगा। 2023 के बाद से गजा वॉर या युद्ध कह लीजिए, हमास इजराइल संघर्ष ने अरब देशों और इजराइल के रिश्तों को और तनावपूर्ण बनाने का काम किया है। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब जैसे बड़े देश भी इस समझौते में शामिल हो जाएं, अब्राहम अकॉर्ड में। लेकिन सऊदी अरब साफ कह चुका है कि जब तक फिलिस्तीन को एक मान्यता प्राप्त राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक वो इजराइल से रिश्ते सामान्य नहीं करेंगे। फिर भी अमेरिका लगातार इस समझौते में अरब मुल्कों को जोड़ने की कोशिश करता चला आ रहा है। हाल ही में ये भी चर्चा चल रही है कि अजरबैजान और कुछ सेंट्रल एशियाई मुस्लिम देश इसमें शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमने आपको बताया खबर की शुरुआत में कि 50 मुल्कों का जुटान हो रहा है, मुस्लिम मुल्क हैं और उनका जुटान हो रहा है, और वो तब हो रहा है जब गजा सिटी पर लगातार अटैक हो रहे हैं। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक पर भी ज़मीन पर और बसाहट बनाने की इजराइल की तरफ से कोशिश की जा रही है। और इस बीच स्थितियां जो हैं वो ठीक नहीं कही जा सकती अमेरिका के साथ साथ इजराइल दोनों के लिए, क्योंकि कई सारे मुस्लिम मुल्क अगर एकजुट होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके पहले नहीं हुए होंगे, इसके पहले भी कई दफ़ा हुए हैं, और फिलिस्तीन के मुद्दे पर बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये हम सब देख चुके हैं। क्योंकि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो फिलिस्तीन पर खुलकर बोलता नज़र आता है, और दूसरी तरफ तुर्की ने भी हाल ही में इसको लेकर कई सारे प्रतिबंध और रिश्तों को ख़त्म करने जैसे कदम उठाए हैं इजराइल के साथ। लेकिन बाकी मुस्लिम देश जो हैं वो बोलते तो हैं, लेकिन उतनी मुखरता से नहीं बोलते नज़र आते हैं। तो क्या इस बार ऐसा कुछ होने वाला है? क्योंकि एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, और क्योंकि इस बार कतर के दोहा में भी इजराइल की तरफ से अटैक किया गया है, और इजराइल की ये दलील है कि भाई हमारे सामने जो आतंकी हैं उनको ख़त्म करने के लिए वो कहीं पर भी छिपे हों, हम उनको किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं। लेकिन अमेरिका ये वादा कर चुका है कि कतर के साथ अब ऐसा नहीं होगा। तो क्या इजराइल अमेरिका की मानेगा, या फिर अमेरिका और इजराइल के बीच कुछ अलग ही घुट्टी पकाई जा रही है? बहुत धन्यवाद ग्लोबल अड्डा देखने के लिए।